हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी एडवोकेट प्रभास रंजन। एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे चैप्टर 7 का सेक्शन 42 टू 55, जो कि डील करता है रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन से। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। कौन से बच्चे होंगे वो, जो बच्चे चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले हैं या चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है। ये सारे जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सेक्शन 43 इट सेज अबाउट ओपन शेल्टर। सेक्शन 43 जो कि ओपन शेल्टर के बारे में बोलता है। व्हाट इट सेज इन सबसेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट may establish and maintain by itself or through voluntary or NGO as many open shelter as may be required, and such open shelters shall be registered such in the manner as may be प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब हुआ जो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो ओपन शेल्टर इस्टेब्लिश कर सकती है, मेंटेन कर सकती है खुद के द्वारा या किसी वॉलंटरी कोई भी व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, उनके द्वारा या एनजीओ होते हैं उनके द्वारा कितने भी ओपन शेल्टर जितने ज़रूरत है उतना ये इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। एंड सच ओपन शेल्टर शैल बी रजिस्टर्ड एज सच, और वो ओपन शेल्टर जो होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। सब सेक्शन टू क्या कहता है? सब सेक्शन 2 सेज द ओपन शेल्टर रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 शैल फंक्शन एज a community-based facility for children in need of residential support or short-term basis with the objective of protecting them from abuse or weaning them or keeping them away from the life on street। जो ओपन शेल्टर का जो काम होता है यह कम्युनिटी बेसिस पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है चिल्ड्रन को, ताकि वो उनको कोई आवास मिल सके शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ये शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होता है, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो बच्चे सड़क पे हैं, स्ट्रीट में घूम रहे, मतलब ऐसे ही हैं पड़े हुए, तो उनको एब्यूज़ से बचाने के लिए उनको एक आवास दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द सब सेक्शन 3 सेज द ओपन शेल्टर शैल सेंड एवरी मंथ इंफॉर्मेशन in manner as may be prescribed regarding children availing the services of shelter to district child protection unit and the committee। सब सेक्शन 3 कहता है ओपन शेल्टर जो होगा वो हर महीने में इंफॉर्मेशन भेजेगा। किसको भेजेगा? ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भेजेगा कि कितने बच्चों ने उस सर्विस को अवेल किया है और कैसे, मतलब जितना भी तरह का कार्य हो सकता है बच्चों को उस सर्विस उनको प्रोवाइड किया गया ओपन शेल्टर में, वो सारा के रिगार्डिंग इनको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ये इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा। अब सब सेक्शन 44 कहता है फॉस्टर केयर के बारे में। फॉस्टर केयर के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। सब सेक्शन 1 सेज द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मे बी प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर। जो बच्चे नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले हैं, जिनका देखभाल या सुरक्षा करना होता है, उनको फॉस्टर केयर में दिया जा सकता है। इसमें ये ध्यान रखें कि नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे नहीं। जो केयर एंड प्रोटेक्शन इनको ज़रूरत है वो वाले बच्चे
उनको फॉस्टर केयर में दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग ग्रुप फॉस्टर केयर फॉर देयर केयर एंड प्रोटेक्शन थ्रू ऑर्डर्स ऑफ द कमेटी। इसमें ग्रुप फॉस्टर केयर भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा फॉस्टर केयर फैमिली भी हो सकते हैं जो कि उनको केयर और प्रोटेक्शन देंगे, देखभाल और सुरक्षा करेंगे। ऐसा ऑर्डर दिया जाता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। तो वो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे को फॉस्टर फैमिली या ग्रुप ऑफ फॉस्टर केयर फैमिली में दे सकते हैं। आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन दिस रिगार्ड, जैसा कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है उसके हिसाब से। इन ए फैमिली विच डज नॉट इंक्लूड child's biological or adoptive parents or in unrelated family recognized as suitable for the purpose by the state government for a short or extended period of time। उस फैमिली में चाइल्ड जो बायोलॉजिकल फैमिली होती है चाइल्ड की वो नहीं होना चाहिए, एडॉप्टिव पेरेंट नहीं होना चाहिए, और इन एन अनरिलेटेड फैमिली रिकॉग्नाइज एज सुटेबल, जो अनरिलेटेड फैमिली होते हैं उनको भी नहीं दिया जाएगा फॉर शॉर्ट पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। सॉरी फॉस्टर केयर फैमिली में बायोलॉजिकल जो फैमिली है वो नहीं होनी चाहिए और एडॉप्टिव पेरेंट जो वाली जो फैमिली है वो नहीं होनी चाहिए। वो जो फॉस्टर फैमिली होंगे वो अनरिलेटेड फैमिली में होंगे, लेकिन वो सुटेबल रिकॉग्नाइज किया गया होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जिस फैमिली को स्टेट गवर्नमेंट सुटेबल रिकॉग्नाइज करती है लेकिन वो उस बच्चे से रिलेट नहीं करते हैं, उनको दिया जाएगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द सिलेक्शन ऑफ द फॉस्टर फैमिली शैल बी बेस्ड ऑन फैमिलीज एबिलिटी, इंटेंट, कैपेसिटी और प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। जो फॉस्टर फैमिली का जो सिलेक्शन किया जाता है वो बेस किस पे होगा? वो फैमिली के एबिलिटी पे होगा, इंटेंट पे होगा, क्या इंटेंशन से ले रहे हैं वो उस पे होगा, कैपेसिटी है उनके पास या नहीं है उन पे होगा, या प्रायर एक्सपीरियंस जो होता है उनके पास फॉस्टर केयर का है या नहीं है उस पे, इस सारे क्राइटेरिया को देखते हुए उनका सिलेक्शन किया जाएगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? ऑल एफर्ट शैल बी मेड टू कीप सिबलिंग टुगेदर इन फॉस्टर फैमिलीज अनलेस इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट नॉट टू कीप टुगेदर। सारे एफर्ट बनाए जाएंगे कि जितने भी सिबलिंग है, भाई बहन हैं, वो फैमिली में फॉस्टर फैमिली में एक साथ रहें जब तक कि वो उनके हितों के लिए हानिकारक न हो। अगर सारे बच्चे एक साथ रहें और उससे उनका हित ना हो, बेस्ट इंटरेस्ट ना हो, तो उनको साथ में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर है तो उनको सारे एफर्ट्स बना के उनको एक साथ ही रखना होगा। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन शैल प्रोवाइड मंथली फंडिंग फॉर सच फॉस्टर केयर थ्रू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंस्पेक्शन टू इंश्योर वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन। जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द नंबर, जितने बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए मंथली फंडिंग वो फॉस्टर केयर को वाली फैमिली जो है उनको भेजेगी। किनके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा उनको जैसा प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उनको भेजेगी। कौन भेजेगी? स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी। किनके द्वारा भेजेगी? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा भेजेगी।
सब सेक्शन 5 क्या कहता है? इन केसेस वेयर चिल्ड्रन हैव बीन प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर फॉर द रीजन दैट देयर पेरेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी अनफिट और incapacitated by the committee, the child's parents may visit the child in foster family at regular interval unless the committee feels that such visits are not in the best interest of the child for reasons to be recorded therefore, and eventually the child may return the parents' homes once the parents are determined by the committee to be fit to take care of the child। इसका मतलब हुआ कि जिस बच्चे को फॉस्टर केयर फैमिली में भेजा गया है वो इस आधार पर भेजा गया है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अनफिट थे, इनकैपेसिटेट थे, उन मतलब वो उनका देखभाल नहीं कर सकते थे, अनफिट थे, उनके पास क्षमता नहीं था कि उनको अच्छे से पढ़ा लिखा सके, उनकी देखभाल सुरक्षा कर सके। तो ऐसे बच्चे की को देखने के लिए पेरेंट्स को ये आज्ञा दी जाएगी कि वो अपने बच्चे को विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब समय समय पे वो अपने बच्चे से मिल सकते हैं। लेकिन उसमें भी अनलेस लगा हुआ है कि अगर वो बच्चे के हित में नहीं हो, बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं हो, तो उनको नहीं मिलने दिया जाएगा। लेकिन एंड इवेंचुअली द चाइल्ड में रिटर्न टू द पेरेंट्स होम वंस द पेरेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द कमिटी टू बी फिट टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड। लेकिन जब उनके माता पिता फिट पाए जाएंगे, फिट हो जाते हैं, तो चाइल्ड जो होगा उनको फिर से घर भेजा जा सकता है अगर उनके पेरेंट्स फिट पाए जाएंगे। कमिटी के द्वारा डिटरमाइन होगा। कौन सी कमिटी? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये डिटरमाइन करेगी कि उनके माता पिता फिट हैं तो उनको फिर से घर में भेजा जा सकता है। अब सबसेक्शन 6 क्या कहता है? द फॉस्टर फैमिली शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, health, nutrition to the child and shall ensure the overall well-being of the child in such manner as may be prescribed। अब इसमें बोलता है कि जो फॉस्टर फैमिली है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? बच्चे के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड शैल इंश्योर दैट ओवर वेल बींग ऑफ द चाइल्ड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। और उन बच्चे का ओवरऑल वेल बींग मतलब सर्वव्यापी जो उनको मिलना चाहिए सर्विसेज, जो उनके वेल बींग के लिए, अच्छे बनने के लिए ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ उनको मिलना चाहिए। The state government may make rules for the purpose of defining the procedure, criteria, and the manner in which foster care services shall be provided for children। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग प्रोसीजर, की क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मैनर होगा कि उस बच्चे को फॉस्टर केयर सर्विस दिया जाए, उस पर स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है प्रोसीजर, क्राइटेरिया और मैनर के लिए। सब सेक्शन 8 क्या कहता है? सब सेक्शन 8 सेज द इंस्पेक्शन ऑफ foster families shall be conducted every month by the committee in the form as may be prescribed to check the well-being of the child, and whenever a foster family is found lacking in the taking care of the child shall be removed from the foster family and shifted to another foster family as the committee may deem fit। इसका मतलब है कि फॉस्टर फैमिली को हमेशा इंस्पेक्शन किया जाएगा हर महीने। किनके द्वारा? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हमेशा इंस्पेक्शन करेगी उस बच्चे की अच्छे से देखभाल सुरक्षा की जा रही है कि नहीं, उनके अच्छे की बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है कि नहीं। अगर उसमें कोई भी लैक मतलब कोई भी कमी पाई जाती है तो उस बच्चे को वहाँ से हटा के रिमूव करके दूसरे जगह शिफ्ट कर देगी, दूसरे फॉस्टर फैमिली को दे देगी, जैसा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी फिट समझेगी वैसा वो काम करेगी। सब सेक्शन 9 क्या कहता है? नो चाइल्ड
regarded as adoptable by the committee shall be given to long term foster care। इसका मतलब हुआ, अगर किसी बच्चे को ऐसा नहीं पाया जाएगा कि वो एडॉप्ट करने लायक हुआ है या नहीं, तो उसको फॉस्टर केयर में ही लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाएगा। अगर वो एडॉप्टेबल हो जाता है, मतलब उनको अडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है, तब उनको एडॉप्शन में दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं पाया जाता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए फॉस्टर केयर में ही दे दिया जाएगा। अब स्पॉन्सरशिप के बारे में जानते हैं। सेक्शन 45 सेज अबाउट स्पॉन्सरशिप। Subsection 1 says the state government shall make rules for the purpose of undertaking various programs of sponsorship of children, such as individual to individual and sponsorship, group sponsorship और community sponsorship। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बनाएगी किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग वेरियस प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के स्पॉन्सरशिप के लिए प्रोग्राम करने के लिए रूल बनाएगी, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप हो सकता है, ग्रुप स्पॉन्सरशिप हो सकता है और कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप भी हो सकता है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्सरशिप शैल इंक्लूड। स्पॉन्सरशिप के लिए क्या क्राइटेरिया होगी वो इसमें बताया गया है। वेयर मदर इज ए विडो और डाइवोर्स और अबंडन्ड बाय द फैमिली। अगर कोई भी माँ विडो होगी, विधवा होगी, तलाकशुदा होगी या जिनको त्याग दिया गया ऐसी होगी, तो वो स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल होगा। सेकेंड क्या बोलता है? वेयर चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड आर लिविंग विद द एक्सटेंडेड फैमिली। अगर कोई बच्चा अनाथ हो और वो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रहा हो, तो वो भी स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल होगा। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब माता पिता नहीं है, लेकिन वो आंटी, मामा, नाना किसी के साथ रह रहे हैं, तो उनको एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। तो उस केस में भी वो स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल होगा। थर्ड क्या बोलता है? वेयर पेरेंट्स आर विक्टिम ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। मतलब अगर पेरेंट जो माता पिता है उनको एक ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती है, उनसे उनकी जान जाने की आशंका है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, ऐसी बीमारी है, तो उस केस में भी स्पॉन्सरशिप के क्राइटेरिया में वो आएंगे। फोर्थ, वेयर पेरेंट्स आर इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू एक्सीडेंट एंड अनेबल टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन बोथ फाइनेंशियली और फिजिकल। अगर किसी के माता पिता एक्सीडेंट में उनका ऐसा हाल हो गया है कि वो बच्चे को पाल नहीं सकते हैं फाइनेंशियली और फिजिकली, तो उस केस में भी स्पॉन्सरशिप दिया जाता है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द ड्यूरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। स्पॉन्सरशिप का ड्यूरेशन जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है उतना होगा। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? सब सेक्शन 4 सेज स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम may provide supplementary support to families, to children's homes and special homes to meet medical, nutritional, educational and other needs of children with the view to improving their quality of life। स्पॉन्सरशिप जो होगा वो सप्लीमेंट्री सपोर्ट होगा फैमिलीज का, परिवार को एक सपोर्ट दिया जाएगा स्पॉन्सरशिप के द्वारा, जो कि चिल्ड्रन होम को दिया जाएगा, स्पेशल होम को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? मेडिकल, न्यूट्रिशनल, एजुकेशनल, अदर नीड जो होते हैं उनके लिए वो स्पॉन्सरशिप दिया जाएगा एज ए सपोर्ट। किस लिए? कि उनका लाइफ अच्छा क्वालिटी का हो सके, इम्प्रूव कर सके वो बच्चा, इसीलिए दिया जाएगा। सेक्शन 46 क्या कहता है? आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि आफ्टर केयर चिल्ड्रन लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से जाने के बाद जो उसका जो बच्चा का जो आफ्टर केयर होता है उसके बारे में ये बताता है।
इसमें बोलता है एनी चाइल्ड लिविंग अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ऑन completion of 18 years of age may be provided with financial support in order to facilitate child reintegration into the mainstream of the society in the manner as may be prescribed। इसका मतलब हुआ जो बच्चा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से 18 साल एज ख़त्म होने के बाद जब उनको समाज में फिर से मिलाया जाता है, समाज के बीच उनको रख दिया जाता है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है ताकि वो मुख्य समाज की मुख्य धारा में फिर से वो रह सके। सेक्शन 47 क्या कहता है? सब सेक्शन 47 सेज अबाउट ऑब्जर्वेशन होम्स। सब सेक्शन 1 says the state government shall establish and maintain in every state a group of district either by itself or through voluntary or NGO non-governmental organizations observation homes which shall be registered under section 41 of this act for temporary reception, care and rehabilitation of any child alleged to be in conflict with law during the pendency of any inquiry under this act। इसका मतलब हुआ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश और मेंटेन करेगी ऑब्जर्वेशन होम को। ये उनके लिए होता है जो बच्चे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं। ये चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले नहीं है, ये चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन वाले नहीं है, ये चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले हैं, कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले। तो इन बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। किस समय? जब तक वो उन पे जो इंक्वायरी चल रही होती है वो पेंडेंसी में होता है, तब तक के लिए उनको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड होगा अंडर सेक्शन 41 में। कौन करेगा इस्टेब्लिशमेंट इसका? स्टेट गवर्नमेंट शैल मेंटेन और इस्टेब्लिश इन हर ज़िले और या ग्रुप ऑफ ज़िला डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। ये खुद से भी मेंटेन कर सकती है या किसी वॉलेंटरी पर्सन या इंस्टीट्यूशन के द्वारा या एनजीओ के द्वारा ये हो सकता है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर द स्टेट गवर्नमेंट is of the opinion that any registered institution other than a home established or maintained under subsection 1 is fit for the temporary reception of such child alleged to be in conflict with law during the pendency of any inquiry under this act, it may register such institution as an observation home for the purpose of this act। इसका मतलब हुआ कि जो सब सेक्शन 1 में जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन था उसके अलावे भी अगर कोई अदर इंस्टीट्यूशन है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन जो टेम्पररी रिसेप्शन फॉर चाइल्ड एलिज्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए है, तो उनको भी ऑब्जर्वेशन होम की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 says the state government may by rules made under this act provide for the management and monitoring of observation home, including the standards of various types of services to be provided by them for rehabilitation and social integration of child alleged to be in conflict with law, and the circumstances under which and the manner in which the registration of observation home may be granted or withdrawn। स्टेट गवर्नमेंट जो क्या करेगी वो रूल बना सकती है किसके रिगार्डिंग? मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन होम का मॉनिटरिंग कैसे होगा उनके रिगार्डिंग वो रूल बना सकती है, और उसमें किस टाइप के सर्विसेज दिए जाते हैं, कैसा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, ये सारे के रिगार्डिंग उनमें रूल बना सकती है। इस सर्विसेज के द्वारा कैसे उसको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, समाज में कैसे उनको फिर से मिलाया जाएगा, ये सारे के रिगार्डिंग और किस मैनर में, इस सारे के रिगार्डिंग वो रूल बना सकती है। कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है।
सब सेक्शन 4 क्या कहता है? सब सेक्शन 4 सेज every child alleged to be in conflict with law who is not placed under the charge of parent or guardian and is sent to the observation home shall be segregated according to the child's age and gender and after giving due consideration to physical and mental status of child and degree of offense committed. मतलब जो बच्चे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं उनको अगर पेरेंट्स या गार्जियन के को नहीं दिया गया हो और वो ऑब्जर्वेशन होम में दिया गया हो तो उस केस में उस बच्चे का एज क्या है, उम्र क्या है उस बच्चे का और क्या जेंडर है, मतलब गर्ल है या बॉय है, ये देख के उनको सेग्रीगेट किया जाएगा और उनकी जो फिज़िकल और मेंटल स्टेटस है उस बच्चे का और किस टाइप का ऑफेंस किया है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। सेक्शन 48 क्या कहता है? सेक्शन 48 सेज अबाउट स्पेशल होम्स। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 सेज द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन special homes which shall be registered as such in the manner as may be prescribed in every district or the group of districts as may be required for the rehabilitation of those children in conflict with law who are found to have committed an offense and who are placed there by an order of juvenile justice board are made under सेक्शन 18। इसका मतलब हुआ कि जो बच्चे कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं और जिन पे ऑर्डर पास किया गया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा अंडर सेक्शन 18 में, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्पेशल होम को इस्टेब्लिश और मेंटेन करेगी। ये खुद भी मेंटेन कर सकती है या वॉलंटरी पर्सन के द्वारा कर सकती है या एनजीओ के द्वारा कर सकती है, जैसा कि मैनर प्रिस्क्राइब किया गया हर ज़िले या ग्रुप ऑफ ज़िले में होगा। किसके लिए? रिहैबिलिटेशन के लिए, उस बच्चे का रिहैबिलिटेशन के लिए। कौन से बच्चे? चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे के लिए। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 सेज द गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्पेशल होम्स इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड by them which are necessary for social reintegration of child in circumstances under which the and manner in which the registration of the special home may be granted or withdrawn। इसका वही मतलब मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए स्पेशल होम का दिया जाएगा। इसमें आपको ध्यान बस ये देना है कि इसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया सेक्शन 18 में, वैसे बच्चों के लिए स्पेशल होम होता है और उनके मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बना देगी। यही सब सेक्शन 2 कहता है। Subsection 3 says the rules made under subsection 2 may also be provided for the segregation and separation of children found to be in conflict with law on the basis of age, gender, nature, offense committed by them and child mental status। इसमें वही कह रहा है कि बच्चे जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जिन पर ऑर्डर पास हो चुका है जेजेबी के द्वारा, वो बच्चे को अगर स्पेशल होम में रखते हैं तो उनका एज, जेंडर, मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस और किस तरह का क्राइम किया है उसके आधार पर उनको अलग अलग रखा जाएगा। अब आते हैं सबसेक्शन 49 में। व्हाट सेज सेक्शन 49 सेज अबाउट प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी subsection 1 says about the state government shall set up at least one place of safety in a state registered under section 41 so as to place a person above the age of 18 years or child in conflict with law who is between the age of 16 to 18 years and is accused of or convicted for committing a heinous offense। इसका मतलब हुआ हर स्टेट में कम से कम एक प्लेस ऑफ सेफ्टी होगा जो कि रजिस्टर्ड किया गया होना चाहिए सेक्शन 41 के तहत। और उसमें क्या होगा, जो चाइल्ड 16 टू 18 ईयर्स के बीच में होंगे और एक्यूज्ड होंगे किस लिए? हीनस ऑफेंस करने के लिए। हीनस ऑफेंस क्या होता है? हीनस ऑफेंस होता है
हीनस ऑफेंस का मतलब होता है जो बच्चे 7 साल या 7 साल से अधिक वाली इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा जिसमें मिलती है, 7 और मोर देन 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा मिलती है, जिनमें उनको हीनस ऑफेंस कहते हैं। तो जो 16 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे, मतलब 16 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं, उनके लिए ये प्लेस ऑफ सेफ्टी होता है हर स्टेट में कम से कम एक। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 सेज एवरी प्लेस ऑफ सेफ्टी शैल हैव सेपरेट अरेंजमेंट एंड फैसिलिटी फॉर स्टे ऑफ सच चिल्ड्रेन और पर्सन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड चिल्ड्रेन और पर्सन कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। इसका मतलब हुआ कि हर जो प्लेस ऑफ सेफ्टी होगा उसके पास सेपरेट अरेंजमेंट होगा। किन के लिए सेपरेट अरेंजमेंट होगा? जो बच्चे इंक्वायरी के दौरान हैं और जो बच्चे कन्विक्टेड है, इन दोनों के लिए अलग अलग सेफ्टी, मतलब सेपरेट अरेंजमेंट होगा। मतलब जिन बच्चे पर अभी इंक्वायरी ही चल रहा है, वो कन्विक्टेड नहीं है, मन को मतलब वो सच में वो क्राइम किए हैं, ऑफेंस किए हैं या नहीं है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो उन पर भी इंक्वायरी चल रहा है, उनके लिए एक अलग अरेंजमेंट होगा। और जो बच्चे पर ये पता चल गया कि इसने ही ये क्राइम किया है या ऑफेंस किया है, उनके लिए एक अलग सा सेपरेट अरेंजमेंट हो, मतलब उनको अलग रखा जाएगा, दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 सेज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लेसेस दैट कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ प्लेस ऑफ सेफ्टी अंडर सबसेक्शन 1 एंड द फैसिलिटीज एंड सर्विसेज दैट मे बी प्रोवाइडेड देयर इन। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बाय रूल्स, वो रूल बना के क्या करेगी कि किसी भी प्लेस को डेजिग्नेट कर देगी, मतलब उनको ये डेजिग्नेट कर देगी कि ये प्लेस जो है ये प्लेस ऑफ सेफ्टी कहा जाएगा। तो उनको रूल बना के स्टेट गवर्नमेंट उनको प्लेस ऑफ सेफ्टी कह सकती है और उनको वहाँ पे फैसिलिटी या सर्विसेज उनको वहाँ प्रिस्क्राइब किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा जैसा कि प्रिस्क्राइब है। अब आते हैं सेक्शन 50 में। सेक्शन 50 कहता है चिल्ड्रंस होम के बारे में। चिल्ड्रंस होम सबसेक्शन 1 says the state government may establish and maintain every district or group or district either by itself or through voluntary or non-governmental organization children's homes which shall be registered as such for the placement of children in need of care and protection of their care, treatment, education, training, development and rehabilitation। इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? वही इस्टेब्लिश और मेंटेन करेगी हर डिस्ट्रिक्ट या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में। ये चिल्ड्रन होम किस लिए होता है? ये चिल्ड्रन होम नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए किया जाता है। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए जितने भी कार्य होते हैं वो उनको चिल्ड्रन होम में दिया जाता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट एनी चिल्ड्रंस होम्स एज ए होम फिट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डिलीवरिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी किसी भी चिल्ड्रन होम को एज ए होम फिट फॉर चिल्ड्रन, कि वो होम जो है वो बच्चे के लिए फिट है, विद स्पेशल नीड्स डिलीवरिंग स्पेशलाइज सर्विस। वहाँ पे जो भी ज़रूरत की चीज़ें, स्पेशल ज़रूरत की चीज़ें हैं, वहाँ पे स्पेशल सर्विस डिलीवर करके जैसा कि रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस चिल्ड्रन होम को फिट डेजिग्नेट कर देगी। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? द सबसेक्शन 3 सेज स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द मॉनिटरिंग एंड management of children homes including standards and nature of services to be provided by them based on individual care plans for each child। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रूल बना के उस
चिल्ड्रन होम को मॉनिटर कर सकती है, मैनेजमेंट दे सकती है, जैसा कि स्टैंडर्ड और कैसा नेचर सर्विस देना चाहिए वहाँ पे, किस स्टैंडर्ड का वहाँ पे सर्विसेज देना चाहिए, कैसा नेचर का सर्विसेज देना चाहिए, ये सारे चीज़ को मॉनिटर और मैनेजमेंट कर सकती है। मैनेजमेंट करने के लिए रूल बना सकती है। और ये किस पे बेसिस होगा? इंडिविजुअल केयर प्लान ऑफ फॉर ईच चिल्ड्रन, हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत रूप से उनको केयर दिया जाएगा, उस बेसिस पे ये रूल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 51 क्या कहता है? सेक्शन 51 सेज अबाउट फिट फैसिलिटी। Subsection 1 says the board or the committee shall recognize a facility being run by the government organization or a voluntary or non-governmental organization registered under any law for the time being in force to be fit to temporarily take the responsibility of child for specific purposes after due inquiry regarding the suitability of the facility and the organization to take care of the child in such manner as may be prescribed. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो आफ्टर ड्यू इंक्वायरी करने के बाद ये रिकॉग्नाइज करेगी कि जो भी फैसिलिटी दिया जा रहा है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो फिट है, टेम्पररली फिट है और वो रिस्पॉन्सिबल है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिसके लिए वो उनको कार्य दिया गया है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? The board or the committee may withdraw the recognition under subsection 1 for reasons to be recorded in writing. सब सेक्शन 2 में कहता है जो रिकॉग्निशन बोर्ड मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दिया है उस रिकॉग्निशन को विड्रॉ फिर से वो वापस ले सकती है, ऐसा वो रीजन के साथ राइटिंग में जो उनको रिकॉर्ड करके वो रिकॉग्निशन फिर से वापस ले सकती है जो रिकॉग्निशन उन्होंने सबसेक्शन 1 में दिया था। सेक्शन 52 क्या कहता है? फिट पर्सन के बारे में बताता है। Subsection 1 says the board or the committee shall, after due verification of credentials, recognize any person fit to temporarily receive a child for care, protection, and treatment of such child for a specified period and in such manner as may be prescribed. इसमें यही कहता है जो बोर्ड और या कमेटी जो हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं वो ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स वेरिफिकेशन करके रिकॉग्नाइज करेंगे किसी भी पर्सन को कि वो टेम्पररली उस बच्चे को रिसीव करने के लिए फ़िट है या नहीं है, उसको प्रोटेक्शन या उसको ट्रीटमेंट देने के लिए फ़िट है या नहीं है, एज़ फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, जितना समय के लिए उनको दिया गया है जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो रिकॉग्नाइज करेगी फिट पर्सन कोई भी व्यक्ति है या नहीं है। सब सेक्शन 2 में क्या कहता है? वही कि वो बाद में इस रिकॉग्निशन को वापस ले सकती है रीजन रिकॉर्ड करके इन राइटिंग में उस रीजन को रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद वो जो रिकॉग्निशन दी थी ये फिट पर्सन है या नहीं है तो उस रिकॉग्निशन को वो फिर वापस उनको ले सकती है। सेक्शन 53 क्या कहता है? 53 सेज अबाउट रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड मैनेजमेंट देयरऑफ। आगे पढ़ते हैं। सब सेक्शन 1 सेज द सर्विसेज दैट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट in the process of rehabilitation and reintegration of children
such manner as may be prescribed, which may include जो रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन का लिए जो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा उसमें क्या क्या होगा उसके बारे में ये बताया गया है। क्या क्या हो सकता है, ये इंक्लूसिव सेक्शन है, में इंक्लूड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वन बेसिक requirement such as food, shelter, clothing and medical attention as per the prescribed standards। बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो उनको दिया जाएगा, जैसे कि फूड हो गया, भोजन हो गया, शेल्टर हो गया, रहने के लिए आवास हो गया, क्लोथिंग हो गया, कपड़े होंगे, मेडिकल अटेंशन हो गया, जो चिकित्सीय कोई भी होगा, बीमारी दवा ये लोग के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है वो एक स्टैंडर्ड टाइप का वो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगा उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। टू क्या कहता है, इक्विपमेंट सच एज व्हील चेयर्स, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, हियरिंग एड्स, ब्रेल किट्स और एनी अदर सुटेबल एड्स एंड अप्लायंसेज एज रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जिस बच्चे को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोई बच्चा दिव्यांग है, पैर नहीं है इनके लिए, उनके लिए व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, जो सुन नहीं सकता है, बहरा है, उनके लिए हेयरिंग एड्स, जो अंधा है उनके लिए ब्रेल किट्स, और जो भी सुटेबल एड्स होते, सुटेबल कोई भी चीज़ अप्लायंसेस जो चाहिए होता है स्पेशल नीड वाले बच्चे के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। 3 appropriate education including supplementary education, special education and appropriate education for children with special needs, provided that for children between age of 6 to 14 the provision of right of children to free and compulsory education act shall apply। इसमें मतलब बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन का प्रोविज़न है। और इसमें जो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनके उनके ऊपर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो भी प्रोविज़न होगा वो 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चे हैं, 6 से 14 साल वाले जो बच्चे हैं उन पे ये एक्ट अप्लाई किया जाएगा। 4 में उनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। 5 ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड लाइफ स्किल एजुकेशन, उनको कोई भी कार्य करने के लिए सिखाया जाएगा, उसको इसके लाइफ स्किल एजुकेशन दिया जाएगा। मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस इंक्लूडिंग काउंसलिंग स्पेसिफिक टू नीड ऑफ चाइल्ड। मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन मतलब उसको काउंसलिंग की जाएगी, उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए या उनके मानसिक स्थिति को जानने के लिए उनको काउंसलिंग करवाई जाएगी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, उनको स्पोर्ट्स, खेल कूद, कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी। लीगल एड दिया जाएगा। रेफरल सर्विसेज फॉर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, डी एडिक्शन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज वेयर रिक्वायर्ड, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। डी एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है तो उनको उनकी लत छुड़ाई जाएगी। उनको कोई भी बीमारी हो तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। 10 केसेस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉलो अप द इंडिविजुअल केयर प्लान, इंडिविजुअल केयर प्लान के तहत उनको फॉलोअप, उनको उनकी देखभाल की जाएगी। बर्थ रजिस्ट्रेशन, कोई भी बच्चा का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनका बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। असिस्टेंस फॉर ऑब्टेनिंग द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेयर रिक्वायर्ड, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो उस बच्चे का आइडेंटिटी प्रूफ बनवाने में उसकी सहायता की जाएगी। 13 एनी अदर सर्विसेज दैट मे बी रीजनेबली प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड ईदर डायरेक्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और फिट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन और थ्रू रेफरल सर्विसेज। इसमें जो इंक्लूसिव दिया था इसीलिए बोला है कि इतना ही कार्य नहीं है, और भी कार्य है जो उनके उस बच्चे के लिए वेल बीइंग के लिए होगा वो कराया जाएगा। ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है
या रजिस्टर्ड या फिट इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूशन भी कर सकती है, या कोई भी रेफरल सर्विसेज के द्वारा ये रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन करवाया जा सकता है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? एवरी इंस्टीट्यूशन शैल हैव अ मैनेजमेंट कमेटी टू बी सेट अप इन मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एवरी चाइल्ड। हर इंस्टीट्यूशन जो होंगे उनमें एक मैनेजमेंट कमेटी होगी जो कि ये देखेगी कि मॉनिटर करेगी कि उस बच्चे में, हर बच्चे में प्रोग्रेस है या नहीं है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन एबव 6 years of age shall facilitate setting up in children's committee for participating in such activities as may be prescribed for the safety and well-being of children in the institution। ऑफिसर इंचार्ज जो एवरी इंस्टीट्यूशन, हर इंस्टीट्यूशन में जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे वो क्या करेंगे कि बच्चों के सेफ्टी और वेल बीइंग के लिए कमेटी का, चिल्ड्रन कमेटी का गठन करेंगे कि उन बच्चों का सेफ्टी और वेल बीइंग देखा जा सके। सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 सेज अबाउट इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। Subsection 1 says the state government shall appoint inspection committee for the state and district as the case may be for all institutions registered or recognized by to be fit under this act for such period as for purposes as may be prescribed। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इंस्पेक्शन कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट, फॉर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 सेज सच इंस्पेक्शन कमेटी शैल मैंडेटरली कंडक्ट विजिट टू ऑल फैसिलिटीज हाउसिंग चिल्ड्रन इन द एरिया एलोकेटेड एट लीस्ट once in 3 months in a team for not less than 3 members, of whom at least one shall be women and one shall be medical officer, and submit reports of the finding of such visits within week of their visit to the district child protection unit or state government as the case may be for further action। अब जो इंस्पेक्शन कमेटी है वो मैंडेटरीली, मतलब आवश्यकता से क्या करेगी? वो हर जो हाउसिंग चिल्ड्रन फैसिलिटी जहाँ जहाँ दिया जा रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन में दिया जा रहा है, वहाँ पे कम से कम 3 महीने में एक बार वो इंस्पेक्शन करेगी। और उस इंस्पेक्शन टीम में 3 मेंबर होंगे, और उस 3 मेंबर में उसमें से कम एक महिला होनी चाहिए और एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। और वो जो इंस्पेक्शन करेंगे वो उनका रिपोर्ट क्या करेंगे? वो उस जिस महीने में वहाँ इंस्पेक्शन किए हैं उस वीक के अंदर में, एक हफ्ते के अंदर में उस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को सबमिट करेंगे या स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? ऑन द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द इंस्पेक्शन कमेटी विद इन वीक ऑफ द इंस्पेक्शन, appropriate action shall be taken within a month by district child protection unit or state government, and compliance report shall be submitted to the state government। अब जो रिपोर्ट सबमिट करना और विजिट करना जो मैंडेटरी प्रोविज़न था कि उनको करना ही है, तो वो इंस्पेक्शन का जो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे एक हफ्ते के अंदर में, उस पर एक्शन जो है ना वो 1 महीने के अंदर में लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो कंप्लायंस रिपोर्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा कि उस पर क्या एक्शन लिया गया है, वो स्टेट गवर्नमेंट को लास्टली सबमिट किया जाएगा। सेक्शन 55 क्या कहता है? सेक्शन 55 सेज अबाउट एवेल्युएशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स
Subsection 1 says that central government or state government may independently evaluate the functioning of the board, committee, special juvenile police unit, registered institution, or recognized fit facilities and person at such period and through such person or institution as may be prescribed by that government. अब क्या कहता है इसमें कि एवेल्यूएशन के बारे में ये सेक्शन बोलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या कर सकती है, वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने स्तर पे वो मतलब स्वतंत्र रूप से इवेलुएट कर सकती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कार्य को, मतलब उसके क्या फंक्शन है उसके कार्य को कर सकती है। कमिटी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इवेलुएट कर सकती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को कर सकती है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन जो थे उनको भी कर सकती है, या रिकोगनाइज फैसिलिटीज़ जहाँ पे दिया जा रहा था या पर्सन जो थे उनको इवेलुएट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वो इंडिपेंडेंटली कर सकती है, मतलब स्वतंत्र रूप से कर सकती है, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसा प्रिस्क्राइब किया गया होगा, स्टेट गवर्नमेंट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जैसा प्रिस्क्राइब किया गया उसके आधार पर इवेल्युएट करेगी। सब सेक्शन 2 में क्या कहता है, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन is conducted by both the government, the evaluation made by the central government shall prevail। अगर दोनों एवेल्युएट करती है इंडिपेंडेंटली तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एवेल्युएशन होगा वो प्रिवेल किया जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एवेल्युएशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मतलब प्रिवेल करेगा, वो ऊपर माना जाएगा। Thank you for watching the video. Please like, subscribe and share.